बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बरसग़ीर में निज़ाम तालीम के नुमाया पहलू आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने मकासद तालीम, निसाब तालीम, तरीक़े तदरीस और आज हमारा टॉपिक है जायज़ा के बारे में। आज हम देखेंगे कि जायज़ा क्या है। जायज़े से मुराद वो सरगर्मी है, वो हिकमत अमली है कि जिसमें मुअल्लिम तलबा की काबिलियत, उनकी इस्तेदाद, उनकी सलाहियत का जायज़ा लेता रहता है, देखता रहता है कि आया मुअल्लिम ने तालिब इल्म को जो सबक पढ़ाया है, जो सबक समझाया है, तालिब इल्म ने उसको किस कदर समझा है, उसको ज़हन नशीन किया है और तालिब इल्म के अंदर किस कदर वो महफूज हुआ है कि उसने कितना उसको ज़हन नशीन किया है कि आया वो उसको तहरीरी तौर पर बयान कर सकता है, उसको लिख सकता है, आया वो उसको ज़ुबानी तौर पर बयान भी कर सकता है। अगर हम बरसग़ीर में मुसलमानों के निज़ाम तालीम के नुमाया पहलू देखें और जायज़ा के हवाले से अगर हम देखें तो जायज़े का जो निज़ाम था वो बरसग़ीर पाक व हिंद में इस कदर तरक्की याफ्ता नहीं था जैसे कि आजकल हमारे यहाँ है कि बाकायदा एक सालाना इम्तहानात का निज़ाम हमारे पास मौजूद है कि जिसमें एक मुदर्रिस का तकर्रुर किया जाता है, बाकायदा पेपर्स होते हैं, बाकायदा हमारे पास ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स होते हैं और तालिब इल्म जो है वो उस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर को हल कर लेता है। लेकिन फिर भी असातिज़ा अपने तालीमी मकासद के पेश नज़र अपने तलबा की कारकर्दगी का जायज़ा लेते रहते थे और फिर उस कारकर्दगी की बुनियाद पर तालिब इल्मों को अगले दौर में या अगले दर्जे में तरक्की देते थे। लेकिन ये भी हम देखते हैं कि कोई एक दर्जा पास करने की कोई मुद्दत थी वो मुतय्यन ना थी कि जब तालिब इल्म एक दर्जा पढ़ लेता था, एक दर्जा उसको समझ लेता था तो फिर उसको अगले दर्जे में भेज दिया जाता था, जैसे कि इब्तिदाई तालीम है, सानवी तालीम है और आला तालीम है। लेकिन अगर हम इब्तिदाई तालीम के हवाले से देखें तो आमोख्ता का तरीका राइज था। आमोख्ता से मुराद वो सबक था जो कि मुअल्लिम तालिब इल्म को पढ़ाता था। उस आमोख्ता का वो वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लेता रहता था, उस आमोख्ता को वक्तन फ़वक्तन उस्ताद सुनता रहता था। छोटे बच्चों को जो सबक दिया जाता मुअल्लिम उसे सुनकर अगला सबक पढ़ने की इजाज़त देता था। मुअल्लिम ने एक दिन आमोख्ता सुनने के लिए मुकर्रर कर रखा था, लेकिन इब्तिदाई तालीम में जिस चीज़ का जायज़ा लिया जाता था वो तालिब इल्मों का हाफ़िज़ा था। इससे ये मालूम होता था कि तालिब इल्म ने किस कदर सबक याद कर रखा है, किस कदर अपने सबक अपने जहन में महफूज कर रखा है, किस कदर सबक को अपने जहन में जहन नशीन कर रखा है। ये तो हो गया इब्तिदाई तालीम के हवाले से कि अगर हम जायज़े के हवाले से देखें तो इब्तिदाई तालीम में आमोख्ता का तरीका राइज था। लेकिन अगर हम सानवी और आला दर्जात में जायज़े के हवाले से देखें तो इस सतह पर हमें सवालात व जवाबात, बहस व मुबाहिसा, मुज़ाकरे और मुनाज़रे जो है वो तालिब इल्मों के दरमियान आपस में भी होते थे, तालिब इल्मों और मुअल्लिमीन के दरमियान भी होते थे। बल्कि ये जायज़े, ये मुनाज़रे, ये मुबाहिसे इस कदर आला सतह के होते थे कि हम अक्सर उलमा भी इन जायज़ों, मुबाहिसों और मुनाज़रों में शिरकत करते रहते थे। सवालात व जवाबात की आम इजाज़त थी और जो है तलबा अपनी इल्मी तशनगी और प्यास बुझाने के लिए मुअल्लिमीन से और मुअल्लिमीन तलबा से ये सवालात व जवाबात, बहस व मुबाहिसे और मुनाज़रे होते रहते थे जो कि जायज़े के मकासद को पूरा करते थे। जब सवालात व जवाबात होते थे, मुनाज़रे और मुबाहिसे होते थे तो इससे मुअल्लिमीन को तलबा की तालीमी इस्तेदाद, उनकी काबिलियत और उनकी सलाहियत का अंदाज़ा होता था। तो इससे हमें मालूम होता है कि आला तालीम की सतह पर जायज़े के मकासद को पूरा करने के लिए मुज़ाकरे, मुबाहिसे और सवालात व जवाबात मौजूद थे। लेकिन उस ज़माने में इम्तहानात का इतना डरावना और तबाहकुन तसव्वुर ना था जो कि आजकल के तरीके इम्तहानात से वाबस्ता है। उस्ताद तलबा की काबिलियत का अंदाज़ा करने के लिए उनसे सवालात पूछता था। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान गहरा ताल्लुक़, गहरा रिश्ता मौजूद था जो कि जायज़ा में बहुत मुफीद साबित होता था। आला दर्जे की तालीम के इख्तिताम पर तालिब इल्मों को सनद फ़ज़ीलत दी जाती थी। सनद फ़ज़ीलत से बुरा जैसे कि अगर हम आजकल सर्टिफ़िकेट्स को देख लें कि जैसे कि तालिब इल्म एक दर्जा पास कर लेता है, एक दर्जे में कामयाब हो जाता है तो उसकी तकमील पर तालिब इल्मों को उसका सर्टिफ़िकेट दिया जाता है, उसका रिज़ल्ट कार्ड दिया जाता है, उसकी सनद दी जाती है। तो उस दौर में भी तालिब इल्मों को उस दर्जे के इख्तिताम पर सनद फ़ज़ीलत दी जाती थी। अगर हम सलातिन दिल्ली और मुग़लिया अहद का जायज़ा लें तो इस दौर में सालाना इम्तहानात का कोई तरीका भी राइज नहीं था, लेकिन फिर भी
सालाना इम्तहानात का तरीका ना होने के बावजूद तलबा की तालीमी काबिलियत, उनकी इस्तेदाद और उनकी तालीमी तरक्की की पैमाइश जो है वो बाकायदा तौर पर होती रहती थी। या तो आमोख्ता का तरीका राइज था या फिर सवालात व जवाबात, मुनाजरे, मुबाहिसे, मुज़ाकरे जायज़े के मकसद को पूरा करते हैं। लेकिन बरसाग़ीर की तालीमी तारीख़ में रस्मी इम्तहानात का तरीका भी मिलता है। वाली बीजापुर, अमीर बीजापुर जो थे मोहम्मद आदिल शाह ने सालाना इम्तहानात का तरीका राइज किया था कि इस तरीके के मुताबिक तालिब इल्मों को जो है वो एक दर्जे की तकमील पर साल में जो है वो एक दफ़ा पेपर देना होते थे, साल में एक दफ़ा इम्तहानात देना होते थे। ये इम्तहानात आम तौर पर ज़िलहज के महीने में होते थे और जो तालिब इल्म अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते थे उन तालिब इल्मों को सनद फ़जीलत भी दी जाती थी, उन तालिब इल्मों को इनामात भी दिए जाते थे। अगर हम देखें कि बरसाग़ीर पाक व हिंद में मुसलमानों की निज़ाम तालीम में बाकायदा तौर पर जायज़ा का अगरचे निज़ाम मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी जो लोग सरकारी मुलाजमतें हासिल करना चाहते थे या दरबार में कोई ओहदे हासिल करना चाहते थे तो उस सूरत में बहुत हद तक मुकाबले की फ़ज़ा मौजूद थी, मुसाबक़त की फ़ज़ा मौजूद थी कि उस तालिब इल्म को जो है आला ओहदा दिया जाता था जिसकी काबिलियत सबसे ज़्यादा होती थी, सबसे अच्छी होती थी और बेहतर उम्मीदवार जो है अपनी काबिलियत साबित करके सरकारी ओहदे जो है वो दरबार में हासिल कर सकते थे। अब हम देखते हैं कि नज़्म व नस्क का निज़ाम जो है वो क्या है। नज़्म व नस्क के हवाले से अगर हम देखें तो तालीमी नज़्म व नस्क कैसा था तालीमी इदारों का। तालीमी नज़्म व नस्क से मुराद कि किसी भी इदारे का जो नज़्म व नस्क होता है, जो तौर तरीके होते हैं, जो उसूल व ज़वाबित होते हैं, उसको कहते हैं कि नज़्म व नस्क जो है वो तमाम चीज़ों को एक लड़ी में परोते हैं। तमाम जो काम हो रहे होते हैं तालीमी इदारे के उसमें बेहतर इंतज़ाम, बेहतर तौर तरीका, बेहतर सलीका और बेहतर तौर पर उसमें तंजीम पैदा करते हैं। अगर हम बरसाग़ीर में मुसलमान हुक्मरानों के अहद में तालीमी इदारों को देखें तो तालीमी इदारे जो कि अक्सर तौर पर कायम किए गए थे वो या तो दौलतमंद लोगों ने कायम किए हुए थे, अहले सरवत लोगों ने कायम किए हुए थे और फिर वो उन तालीमी इदारों का इंतज़ाम चला रहे थे। बादशाह और हुक्मरान तबका भी तालीमी इदारों की इल्मी और माली मावनत करते थे, उनकी सरपरस्ती करते थे। लेकिन इन तालीमी इदारों की सबसे अहम खसूसियत ये थी कि ये दाखिली तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार था। दाखिली तौर पर किसी किस्म की बालादस्ती नहीं थी कि जो लोग इन तालीमी इदारों को कायम करते थे वो इसकी तालीमी या इंतज़ामी नज़्म व नस्क से किसी किस्म का सरोकार नहीं रखते थे। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो उलमा और असातिज़ा इन तालीमी इदारों के निसाब, तरीक़े तदरीस, तरीक़े इम्तहानात और दीगर उमूर में मुकम्मल तौर पर आज़ाद थे। इंतज़ामी लिहाज से अगर हम मुसलमानों के दौर में बरसाग़ीर के मुख्तलिफ़ तालीमी मदारिस को देखें तो तालीमी मदारिस जो है वो इन अक़साम में मुनक़सिम थे। जैसा कि सबसे पहले आ जाते हैं सरकारी मदारिस, नंबर 2 पे आते हैं मसाजिद में कायम मदारिस, नंबर 3 पे ख़ानकाहों और मज़ारात से मुल्हिक मदारिस और नंबर 4 पे उलमाए कराम के कायम करदा ज़ाती मदारिस। ये तो हम जानते हैं कि कदीम हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम दाखिली तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार था। अगर हम निजी तौर पर जो तालीमी इदारे कायम हुए थे उनको देखें या फिर शख्सी तालीमी इदारे को देखें, सरकारी सतह पर कायम किए गए मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों को देखें तो नज़्म व नस्क की पॉलिसी भी तमाम इदारों की एक जैसी नहीं थी। हर इदारा अपने मकासद को पेश नज़र रख कर तालीमी पॉलिसी वज़ा करता था, लेकिन उसके बावजूद मदारिस के उलमा और असातिज़ा तालीम व नज़्म व नस्क के सिलसिले में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार थे। तालीमी नज़्म व नस्क के सिलसिले में मरकज़ियत का कोई तसव्वुर नहीं था कि कोई एक मरकज़ी तौर पर इदारा ना था कि जिसमें जो है वो उस पॉलिसी को वो लोग फ़ॉलो करें, उस पॉलिसी पर अमल दरामद करें। मदारिस में दाखिले की किसी किस्म की कोई शराइत नहीं थी, तालीम के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं थी। अगर हम अभी मदारिस में दाखिलों के हवाले से देखें तो ये दाखिले आम तौर पर शवाल के महीने में होते थे। तालीम के औकात कार में कोई बाकायदगी ना थी। आला तालीम के मदारिस में बाहमी राब्ते का कोई इंतज़ाम ना था। इंतज़ाम ना होने के बावजूद भी तमाम तालीमी इदारों के निसाब, तरीक़े तदरीस और औकात तालीम में यकसानियत पाई जाती थी कि इस सतह पर इनके तमाम के उसूल और ज़वाबित एक जैसे थे।
तालीम के मुख्तलिफ दर्जात के लिए मुद्दत का तयन ना था। तालीम के मुख्तलिफ दर्जात से मुराद इब्तदाई तालीम है, सानवी तालीम है और आला तालीम है। कि जब मुद्दत का तयन ना था से मुराद कि जब तालिब इल्म एक दर्जे का इल्म हासिल कर लेता था, उसकी तहसील कर लेता था, तो उस्ताद ख़ुद ही उसे अगले दर्जे की तालीम के लिए जो है वो तरक्की दे देता था। तालिब इल्म एक दर्जे के निसाब ख़त्म करने के बाद दूसरे दर्जे में पहुंच जाता था। तलबा और असातिज़ा का आपस में हद दर्जा एहतराम और इज़्ज़त पाई जाती थी कि तलबा असातिज़ा के ज़ाती काम करने में खुशी और राहत महसूस करते थे। कदीम हिंदुस्तान के इस्लामी मदारिस के नज़्म नस्क़ का मवाज़ना अगर हम आज की तरक्की याफ्ता दौर के तालीमी इदारों के नज़्म नस्क़ से करें तो हम यकीन से कह सकते हैं कि कदीम हिंदुस्तान के इस्लामी मदारिस का नज़्म नस्क़ मिसाली था। उसकी मिसाल दी जा सकती है कि वो बहुत आला किस्म का था। नज़्म नस्क़ के मिसाली होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि तलबा के दिल में असातिज़ा का हद दर्जा एहतराम पाया जाता था, हद दर्जा इज़्ज़त पाई जाती थी। अंग्रेज़ की आमद से पहले बरसग़ीर में मुसलमानों के दौर की इल्मी सरगर्मी की जो ख़ुसूसियात हमारे सामने आती हैं वो ये हैं कि हर तालीम इब्तदाई तालीम के मरकज़ के तौर पर काम करती थी। कि मस्जिद जो है वो उसमें 5 पंजगाना नमाज तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो इब्तदाई तालीम जो है वो उसका मरकज़ भी थी कि वहाँ पे तलबा और तालिबात दोनों को कुरान पाक पढ़ाया जाता था। इस्लाम के इब्तदाई असूल सिखाए जाते थे। इसके अलावा तालीमी सहूलतें तमाम लोगों के लिए थी, चाहे वो अवाम थी या चाहे ख़वास थी, और तमाम लोगों को मुफ्त तालीम फ़राहम की जाती थी। मुफ्त रिहाइश के अलावा तलबा को वज़ाइफ भी दिए जाते थे। तालीम का मकसद रज़ा इलाही और नयाबत इलाही का हसूल था। अंग्रेज़ की हुकूमत कायम होने के बाद तालीम का मकसद क्या था कि सरकारी मुलाजमत के लिए तैयारी और रोज़गार का हसूल बन गया। मसाजिद जो है वो तालीम का मरकज़ ना रहीं, महदूद तादाद में स्कूल खोले गए, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि तालीम भी महदूद हो गई और तालीम का जो यूनिवर्सल होने का तसव्वुर था, तालीम आमा का जो तसव्वुर था मुसलमानों के यहाँ, इसकी बहुत ज़्यादा नफ़ी हुई। लेकिन अगर हम मुसलमानों के दौर के निज़ाम तालीम का जायज़ा लें तो मुसलमानों के दौर का जो तालीम का निज़ाम था वो अवामी और आज़ाद था। हुक्मरान अपना फ़र्ज़ समझते हुए तालीम की तरक्की पर बेपनाह रकम खर्च करते थे, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ तालीम याफ्ता ना होने को, नाख़्वानदा होने को बहुत बुरा समझा जाता था। हमारे प्यारे नबी की हदीस है कि तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो इस हदीस को पर अमल करते हुए तमाम मुसलमान हुक्मरानों ने अपने दौर में तालीम के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की, तालीम के बारे में बहुत ज़्यादा ख़र्च किया, बहुत से मदारिस भी कायम करवाए, बहुत से जामियात भी कायम करवाईं। इनके इंतज़ामी मामलात और निसाब में कतई मुदाखलत नहीं करते थे कि मुसलमानों के दौर में तालीम का जो इंतज़ाम था वो दाखिली तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार था। लेकिन अंग्रेज़ों के इस बरसग़ीर में हुकूमत संभालते ही, बरसर इक़्तिदार आते ही बिला तफ़रीक़ मज़हब सेक्युलर बुनियादों पर मुसलमानों और हिंदुओं के लिए यकसा निज़ाम तालीम राइज किया गया। हालांकि मुसलमानों की अलग तहज़ीब व सकाफ़त है, उनकी अपनी तालीमी रिवायात हैं, एक तारीख़ हैं, उनके साथ ये सब करना एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी। अब इसका मकसद क्या था कि एक मखसूस ज़हनियत पैदा की जा सके जिससे मगरबी अफ़कार की अशात मुमकिन हो सके, कि मुसलमान ज़हनी तौर पर मगलूब हो सकें, वो अंग्रेज़ों को अपना मसीहा समझने लगें, वो अंग्रेज़ों को बरतर समझने लगें। हालांकि मुसलमानों की अपनी तारीख़ है, अपने जो है वो सुनहरी एक दौर अब गुजारा है मुसलमानों के दौर में जब तालीम उरूज पर थी, तो उस जैसा तालीम का निज़ाम कहीं भी मौजूद नहीं था। जब अंग्रेज़ों का दौर शुरू हुआ तो फिर मुसलमानों के साथ क्या तब्दीलियाँ हुई, मुसलमानों की तालीम में क्या तब्दीलियाँ आईं कि इस दौर में उर्दू और फ़ारसी की जगह जो है वो ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी ज़बान को बनाया गया। मखलूत तालीम को रिवाज दिया गया कि लड़के और लड़कियां जो हैं उनको जामियात की सतह पर इकट्ठे तालीम दी जाती थी। हालांकि मुसलमानों के यहाँ मखलूत तालीम का रिवाज सिर्फ़ और सिर्फ इब्तदाई सतह पर था कि जहाँ पे छोटे बच्चे और बच्चियाँ इकट्ठी तालीम हासिल करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों का निज़ामी तालीम आया तो मखलूत तालीम को इस तरह रिवाज दिया गया कि जामियात की सतह पर भी लड़के और लड़कियाँ इकट्ठी तालीम हासिल कर सकें। और मजमूई तालीमी माहौल ऐसा बनाया गया कि जो मुसलमान 50% से ज़्यादा तालीम याफ्ता थे, इनमें ख़वानगी की शरह कम होते होते पाकिस्तान के क़याम तक सिर्फ 20% तक रह चुकी थी। तालीम की कमी की वजह से पाकिस्तान बेशुमार कुदरती ज़राए और वसाइल के बावजूद माशी और माशरती तौर पर दुनिया में बहुत पस्त मकाम तक पहुँच चुका है। ये तालीम की कमी ही है। हालांकि हमारे पास बेपनाह कुदरती वसाइल भी मौजूद हैं, ज़राए भी मौजूद हैं, लेकिन उनका सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर इनका सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए
और इन मुल्की ज़राए और वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए आज़ादाना और यूनिवर्सल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि तालीम आम हो, तमाम लोगों को तालीम की सहूलतें मुहैया की जाएँ। अब हमारी हुकूमत जो है वो हुकूमती सतह पे बहुत से इक़दाम कर रही है तालीम को यूनिवर्सल और आज़ादाना तमाम लोगों को फ़राहम करने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता हो सकें, ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके, हमारा मुल्क तरक्की पज़ीर ममालिक की सफ़ से जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो। अल्लाह ताला ही हमारा हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला ही हमारी मदद करे। उम्मीद है तालबात आज के लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने बरसग़ीर में जायज़े के निज़ाम और बरसग़ीर के नज़्म व नस्क़ के हवाले से देखा है कि बरसग़ीर का जो तालीमी नज़्म व नस्क़ था वो किस तरह का था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।